नमस्कार। तर्कस के इस कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, निबंध लेखन पर। लगभग सभी परीक्षाओं में वो निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाता है। अभी हम आप जिन परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं वो मुख्यतः राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या आगे चलकर पीसीएस की मुख्य परीक्षा, तो इस तरह की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाने वाले निबंधों की जो प्रकृति है, जो उनका क्षेत्र है, आज थोड़ी सी चर्चा उस विषय पर करते हैं। साथ में ये भी समझते हैं कि यदि निबंध में अच्छे अंक पाना हो तो हमें किन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम आप उसी पर क्रम से एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि निबंध है क्या और होता क्या है। आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इस विषय पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसे बताने का परीक्षा की दृष्टि से कोई बहुत औचित्य नहीं है। वो एक सामान्य समझने वाली चीज़ है, तो इसलिए बहुत संक्षिप्त रूप में आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि निबंध वो साहित्य की एक विधा है। वर्तमान समय में निबंध लेखन गद्य शैली में किया जाता है। तो साहित्य में लेखन की दो शैलियां हैं मोटे तौर पर, एक गद्य शैली है, एक पद्य शैली है। अपने इतिहास में जब कभी निबंध लिखना शुरू किया गया था अतीत काल में, तब वास्तव में वो पद्य शैली में ही किया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप बदला और वो गद्य शैली में लिखा जाने लगा। और आज गद्य शैली में वह इतनी उच्चतम स्थिति पर पहुंच गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। अर्थात गद्य शैली का जो परीक्षण किया जाए, गद्य शैली का जो एक मानक रूप हो, वो सबसे ज़्यादा किस में उभरता है? निबंध में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निबंध में शब्दों का संयोजन, विचारों का संयोजन, भावों का संयोजन, वाक्यों का संयोजन, ये सब बहुत ही अद्भुत होता है, एक दूसरे में गुथा हुआ होता है, टू द पॉइंट होता है, और एक दिशा में यह सारी चीज़ें गतिमान होती हैं और इनकी अभिव्यक्ति इतनी सशक्त होती है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो उसी के साथ बहता हुआ, रमता हुआ चला जाता है। जैसे कहा जाता है कि निबंध एक बहता हुआ स्वच्छ पानी का स्रोत है, जिससे मिलकर या जिस पानी को पीकर न केवल व्यक्ति तृप्त हो जाता है बल्कि उसी में रम जाता है, उसी के साथ बहता हुआ चला जाता है। इसका आशय ये होता है कि भाव और विचार वो इतने सशक्त होते हैं कि ना चाहते हुए भी आप उसमें डूबते चले जाते हैं। व्याकरण पक्ष की दृष्टि से, यानी शब्द शिल्प कैसा हो, वाक्य संयोजन कैसा हो, उसमें किस प्रकार के शब्दों के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाए, तो ये सब चीज़ें इतना सुंदर विन्यास में होती हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से भी वो एक उत्कृष्ट रचना बन जाती है। तो इसी दृष्टियों से आचार्य शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा था। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसमें दो अलग अलग डायमेंशन निकलते हैं, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर निबंध है, अगर इसको हम तोड़ें तो इस तरीके से हमें दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक नी और दूसरा बंध। बंध का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है बंधन, और नी एक प्रकार का उपसर्ग है। जब ये कहीं पर लग जाता है तो सामान्यतः ये अभाव की, नकार की या ना होने की सूचना देता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे शब्द इससे बने हुए हैं। एक शब्द है निडर, ठीक है, यहाँ देखिए एक शब्द है निडर, ठीक है। तो निडर का मतलब क्या होता है कि जिसके भीतर डर ना हो, वो निडर है। तो यानी नी लग जाने से डर के अभाव की सूचना मिलती है। ऐसे ही निर्जन है, निकृष्ट है, निकम्मा है, बहुत सारे शब्द आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर नी का हम ये भाव ग्रहण करें तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी रचना जिसमें बंधन ना हो, अर्थात बंधन रहित एक रचना। तो बंधन रहित रचना का मतलब क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से मुक्त हो। अब यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक स्टेटमेंट बड़ा प्रासंगिक बन जाता है।
वो कहते हैं कि निबंध लेखन वास्तव में आत्माभिव्यक्ति है। अपने आत्मा में जो बातें, जो भाव, जो विचार चल रही हैं, उनकी अभिव्यक्ति करना ही वास्तव में निबंध है। निबंध का जो टॉपिक है, निबंध का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि विषय तो निबंध लेखन में एक बहाना मात्र है। उस विषय के या उस टॉपिक के बहाने केवल हम आत्म प्रकटन करते हैं, आत्म अभिव्यक्ति करते हैं, अपने मन में चल रहे विचारों को, भावों को एक शब्द शिल्प के माध्यम से, वाक्य विन्यास के माध्यम से बाहर प्रकट करते हैं। तो विषय एक बहाना है, उस बहाने हम वस्तुतः आत्म प्रकटन करते हैं या आत्माभिव्यक्ति करते हैं, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। तो अब यहाँ अगर आत्माभिव्यक्ति की बात आ जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। अब बंधन कहाँ ना हो, जैसे इसे शब्द सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन से विचार आप देंगे, कौन से नहीं देंगे, किस प्रकार के भाव हों, किस प्रकार के ना हों। अर्थात व्याकरण की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, आप कोई शब्द सीमा की दृष्टि से आप कोई बंधन आरोपित नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जो सेंस निकलता है वो वास्तव में निबंध निकलता है। तो एक अर्थ इसका हम ये ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा अर्थ इसका यह भी होता है कि अगर इसको तोड़ा ना जाए, कंप्लीट पढ़ा जाए, ठीक है, तो कंप्लीट का इसका निबंध शब्द का जो अर्थ निकलता है वह निकलता है वास्तव में अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, अच्छी प्रकार से या भली प्रकार से बंधा हुआ, ठीक है। तो अच्छे प्रकार से, अच्छी प्रकार से बंधा हुआ या भले प्रकार से बंधा हुआ अर्थात एक दूसरे से अंतर्गुथित। अंतर्गुथित क्या चीजें अंतर्गुथित हों? भाव भी, विचार भी, शब्द भी, वाक्य भी। अर्थात पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक भाव, विचार, वाक्य, शब्द ये आपस में गुथे हुए, जैसे कोई माला होती है कि माला में होती तो बहुत सारी मोतियां हैं, लेकिन वो सब आपस में गुथ कर ही माला को एक स्वरूप प्रदान करती हैं और फिर माला एक संपूर्ण अपनी स्थिति के रूप में आपके सामने आता है। निबंध भी अपनी संपूर्ण स्थिति के रूप में उसी माला की भांति आता है, लेकिन माला की मोतियों की भांति ही उसमें वाक्य पिरोए रहते हैं, शब्द पिरोए रहते हैं, और जो उस माले के धागा होता है वो वास्तव में विचार सूत्र या भाव सूत्र होता है। आप अगर इमेजिन करना चाहें तो किसी माला में जो धागा होता है जिसमें मोतियां पिरोई हुई होती हैं, तो धागा वो तो वास्तव में विचार और भाव का सूत्र है, और जो शब्द हैं या वाक्य हैं वो उस मोतियों के रूप में उस विचारों को प्रकट करते हुए उसकी पूर्ति करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो यह भली प्रकार से बंधा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ आप उदाहरण भी समझ सकते हैं। जैसे किसी रचना के बारे में हम कहें कि जयशंकर प्रसाद का कामायनी एक निबंधित महाकाव्य है, रामचरितमानस एक निबंधित ग्रंथ है, या राहुल सांकृत्यायन की अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक निबंधित ग्रंथ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि भाव, विचार, शब्द शिल्प की दृष्टि से वह अच्छी तरीके से बंधा हुआ है। तो यहाँ देखिए दो अर्थ निकल रहे हैं। एक जगह बंधन ना होने की सूचना है और एक जगह बंधे हुए की सूचना है। तो हमें इसे दोनों दृष्टियों से समझना होगा। अर्थात किसी निबंध लेखन में आप क्या तर्क दें, किस शब्द का प्रयोग करें, किस शैली का प्रयोग करें, इसको लेकर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। लेकिन भाव और विचारों में कहीं टूटन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पैरा कुछ और प्रकट कर रहा है, दूसरा कुछ और प्रकट कर रहा है, शुरू कहीं से हुआ, खत्म कहीं से हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लय होना चाहिए। जैसे आप संगीत सुनते हैं, संगीत भी साहित्य का ही एक विषय है, उसी का एक हिस्सा है, उसका उद्भव भी वास्तव में साहित्य के ही गर्भ से हुआ है। तो जैसे संगीत आप प्रत्यक्ष सुनते हैं तो पहली लय से लेकर आखिरी लय तक आप मंत्रमुग्ध हुए, हर लय को उसके साथ अपने श्रवण के साथ आप जोड़ते हुए चलते हैं। उसी प्रकार से निबंध के पहले शब्द से आखिरी शब्द तक आप उसके बंधे हुए स्वरूप में खुद को बांध लें। तो इस दृष्टि से हम समझते हैं तो ये है। लेकिन ये तो साहित्य की बात है।
जब प्रतियोगी परीक्षा में निबंध पूछा जाता है तब वास्तव में उसके इस स्वरूप में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफेशनल स्किल के लिए आपको निबंध पूछा जाता है, ना कि लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए। अब जैसे रामचंद्र शुक्ल की आप बात ले तो कहते हैं विषय तो बहाना मात्र है, आत्मा अभिव्यक्ति का प्रकटन करना है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में तो आपको विषय दिया जाता है, शब्द सीमा दी जाती है। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो निबंध का साहित्यिक रूप नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उसका एक मॉडिफाई रूप, उसका एक परिष्कृत रूप, जिसके पीछे उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ मंतव्य होते हैं, और वास्तव में जिस पद के लिए किसी अभ्यर्थी का चयन करना होता है तो उस पद के अकॉर्डिंग जिन क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उन गुणों का परीक्षण करने के लिए ही वह निबंध जैसा विषय वहां पर रखते हैं। एक आपको छोटा सा टॉपिक देंगे और उस टॉपिक को लार्ज करके एक शब्द सीमा के भीतर लाकर उसको हर डायमेंशन के साथ सारे गुण दोषों के आधार पर जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं। तो जो प्रतियोगी परीक्षा में निबंध पूछा जाता है उसमें आप एक क्लियर कट दृष्टिकोण रखिए कि उस परीक्षा का उद्देश्य आपके भीतर कुछ अहम गुणों का परीक्षण करना है। उन गुणों के प्रदर्शन से, उन गुणों के प्रकटन से वो आपके मानसिक धरातल को, आपके मनोवैज्ञानिक समझ को, परिवेश के प्रति, किसी विषय के प्रति, अपने देश काल परिस्थिति में चल रही घटनाओं परिघटनाओं के प्रति, संबंधित विषय के गुण दोषों के प्रति, आपके मनोविज्ञान का, आपकी समझ का, आपकी गहराई का परीक्षण करना मात्र होता है। अब उसमें कुछ चीजें वो जरूर देखना चाहते हैं, जैसे वो देखना चाहते हैं कि आपके भीतर तर्क का दृष्टिकोण कितना है, आप किसी प्रसंग को कितनी भली भांति समझ लेते हैं, किसी छोटे से टॉपिक को आप विश्लेषित करके कहाँ तक ले जा सकते हैं, विश्लेषणात्मकता कितनी है, किसी विषय के प्रति आपकी अवबोध क्षमता कितनी है, वो ये समझेंगे। किसी टॉपिक को समझने की, उसको एनालाइज करने की आपकी मानसिक योग्यता कितनी है। मानसिक योग्यता मतलब मनोवैज्ञानिक समझ, आपकी दृष्टिकोण। अब जरा आप थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड करें तो आपको पता चलेगा कि तर्क क्षमता के बारे में, विश्लेषणात्मक क्षमता के बारे में, अवबोध क्षमता के बारे में, मानसिक योग्यता के बारे में आपको सीसेट प्रश्न पत्र के माध्यम से भी चीजें पूछी गई। तो निबंध के माध्यम से किसी एक टॉपिक को देकर हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किसी विषय के प्रति आपकी गहराई क्या है, आपकी समझ क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे है, आप किसी विषय पर निष्कर्ष कैसे प्राप्त करते हैं, निष्कर्ष किस दिशा में है। कई विषय ऐसे होते हैं जो वास्तव में सरकार की नीतियों के साथ कंट्राडिक्टिव पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे रिजर्वेशन का मैटर है या अन्य ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, कहीं दलितोत्थान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो पता चलेगा कि समाज में दो दृष्टिकोण है, एक पुरुष समर्थक है और एक वुमेन एम्पावरमेंट का। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट के दृष्टिकोण पर कोई चल रहा है तो हो सकता है किसी बात से उसका विरोध भी हो जाए। इसी तरह रिजर्वेशन में दो धड़े बने हुए हैं, एक आरक्षण समर्थक, एक आरक्षण विरोधी बने हुए हैं। तो कई ऐसे पॉइंट हैं। जब आप प्रशासन में पहुंचेंगे, यहाँ तो आप ये मन में धारणा बना लें कि पेपर में आएगा तो हम ये वाला टॉपिक नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कंट्राडिक्टिव होता है। जैसे जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता या जाति व्यवस्था कितना उचित कितना अनुचित, ऐसे सवाल पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई ये डिस्प्यूटेड मैटर है, इस पर ना लिखना ही ठीक है। लेकिन जब आप प्रशासन में किसी पद पर बैठे हुए होंगे और वहाँ कोई ऐसा मैटर आ जाएगा, तब आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके पास विकल्प नहीं होगा कि ये केस हम अटेंड नहीं करेंगे तो ये केस अटेंड कर लेंगे। तो ओवरऑल सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि आपका संतुलित दृष्टिकोण किसी विषय के प्रति, वो विवादास्पद हो या गैर विवादास्पद हो, लेकिन आपका संतुलित दृष्टिकोण वो क्या है, और ऐसा दृष्टिकोण जो सरकार की मुख्य धारा के साथ कहीं पर भी विरोधाभासी या अप्रासंगिक ना होता हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे लेखन में कि आपको पूरे निबंध में कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, वो हो या ना हो, आपका इससे प्रयोजन नहीं है। हमें उसको अपने मटेरियल का हिस्सा इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि कहीं वह सरकार से विरोधाभासी ना हो जाए या सरकार की नीतियों से अप्रासंगिक ना हो जाए। चूंकि
आप देखिए अलग अलग प्रकार की भूमिका है लोकतंत्र के भीतर या काम करने के भीतर अलग अलग प्रकार की भूमिका है। ठीक है, आप बहुत ऐसी बात लिखें जो विरोधाभासी हो, जो बहुत तीखी हो, ठीक है, तो उसके लिए आप पत्रकार बन जाएं, मीडिया में चले जाएं, या उसके लिए आप नेता विपक्ष में चले जाएं, वहां आप ऐसा काम करें, सरकार की नीतियों की आलोचना करें, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि नेता विपक्ष का और मीडिया का काम ही है कि सड़क से लेकर संसद तक वो सरकार की नीतियों की आलोचना करें। लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको उन नीतियों का विरोध नहीं करना है, आपको उन नीतियों के अच्छे पक्षों को लागू करना है, और अगर उसमें कोई कमी या कोई त्रुटि है तो आपको उस कमी और त्रुटि को समझते हुए ऐसे रूप में सुधार के लिए प्रस्तुत करना है, कदम उठाना है या अपने सुझाव देना है जिससे वह कहीं सरकार को असंगत ना लगे, और ऐसा भी न होने पाए कि प्रशासन में रहकर आप कोई ऐसा काम करें जिससे मीडिया या अन्य कोई व्यक्ति मुद्दा बनाए। कभी कभी आप आए दिन अखबारों में सुनते होंगे कि किसी अधिकारी के मुंह से कोई एक छोटी सी बात निकल गई और मीडिया ने उसका तिल का ताड़ बना दिया कि देखो फला अधिकारी ने सरकार की इस नीति के विरोध में क्या कह दिया। ऐसी तमाम बातें आपको यूट्यूब पर, मीडिया पर मिल जाएंगी, तिल का ताड़ बनाने वाला। तो वास्तव में जब आप निबंध लिखें तो आपको वही मानसिकता रखनी है कि कल जब हम पद पर बैठे होंगे तब हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए, कोई ऐसी बात न निकल जाए जो कहीं पर तिल का ताड़ बनने लायक हो। तो इसलिए बहुत यहाँ पर संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और किसी विषय को समग्र डायमेंशन से समझकर हम आप काम करते हैं। तो ये निबंध की एक मोटी मोटी अवधारणा है, आप इस अवधारणा को ध्यान रखिए। परीक्षा में हम देखते हैं कि क्या विषय क्षेत्र आपके निबंध का होता है और शब्द सीमा को लेकर हम अपने निबंध का कैसा डिवीजन करें और निबंध में किन चीज़ों को डाल सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं डाल सकते हैं। तो इतनी ही बातों पर आज हमें चर्चा करनी है। पहले हम आप देखते हैं कि निबंध का जो हमारा आपका क्षेत्र है वो कहाँ तक होता है। मोस्टली आपको जो निबंध पूछा जाता है उसका जो स्वरूप होता है उसमें आपको 3 खंड दिए हुए होते हैं, 3 खंड आपको दिए हुए होते हैं। ठीक है, प्रत्येक में 3 टॉपिक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक में 3 टॉपिक होते हैं। ठीक है, इसमें से एक टॉपिक आपको अटेंड करना होता है। ठीक है, यानी हर खंड में 3 खंड होंगे, का खा गा। 3 खंड से प्रत्येक खंड में 3-3 टॉपिक होंगे और उसमें से कोई एक टॉपिक आपको इन 3 में से अटेंड करना है। तो तीनों खंडों में आपको कुल 3 टॉपिक अटेंड करने हैं। हर खंड में दिए गए 3 टॉपिक में से केवल एक टॉपिक अटेंड करना है। तो यानी आपके पास यहाँ पर एक विकल्प भी है कि 3 में से आपको एक करना है, और इस तरीके से हर खंड से आपको एक एक करना है, कुल 3 निबंध करने हैं। यहाँ निबंध की जो शब्द सीमा दी जाती है वो 2 तरीके की है। कहीं कहीं पर 600 शब्द है और कहीं कहीं पर 700 शब्द है। ठीक है, जो टाइम लिमिट है, जो वर्ड लिमिट है वो आपको 600 या 700 शब्दों की दी जाती है। आमतौर पर जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको 3 घंटे के लिए दिया जाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि यानी 3 निबंध हमको लिखना है, 3 घंटे हमारे पास टाइम है। तो इसका मतलब कि एक टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक ये हमको 1 घंटे में लिखना है और कितने शब्दों में लिखना है, 600 या 700 शब्दों में लिखना है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ये मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि जो पहली बार इस परीक्षा में अपेयर हो रहे हों या अभी जो न्यू फ्रेशर्स हों वो थोड़ा सा इस टॉपिक को समझ लें, और जो लोग पहले परीक्षा दे चुके होंगे या कई बार वो लगातार तैयारी के प्रक्रम में आए होंगे तो उनको ये बात पहले से पता होगी। तो इस तरह एक टॉपिक 1 घंटा, 600 या 700 शब्द। अब कई बार एक धारणा हमारे मन में आती है कि ज़्यादा लिखा जाए। जैसे अगर 700 में दिया गया तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पूरी कॉपी आप भर के आइए, जितना ज़्यादा लिखिए उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा लिखने से हमको नंबर नहीं मिलता है, हमको गुणात्मक लेखन से नंबर मिलता है, गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन से नंबर मिलता है। आप ये समझ सकते हैं, अगर आपको कहा जाए या घर पे आप कभी किए भी होंगे कि अगर कढ़ाई में सब्जी पक रही हो और आपसे पूछा जाए कि सब्जी पक गई है कि नहीं, या इसमें नमक की मात्रा और मसाले की मात्रा कितनी है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरे कढ़ाई की सब्जी खाकर आप बताएं।
आप उसमें से 1 चम्मच सब्जी निकालेंगे या 1 टुकड़ा निकालेंगे और वो खाकर आप टेस्ट करके बता देंगे कि ये पका है कि नहीं और नमक और मसाले की मात्रा ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका परीक्षक होता है वो इतना बुद्धिमान है कि अगर वो 700 या 600 शब्द आपसे कह रहा है तो मूर्ख नहीं, वो बल्कि 600-700 नहीं बल्कि 60-70 शब्दों में ही आपका परीक्षण कर लेगा। वो पहली लाइन दूसरी लाइन पढ़ते ही आपके मनोविज्ञान को, आपके मानसिक धरातल को, मन की गहराई को, विचारों को, आपके तर्क क्षमता को, शब्द संयोजन को, वाक्य विन्यास को समझ जाएगा, क्योंकि वो 10-20 साल से यही काम करता आ रहा है, तब वो एज ए परीक्षक वहाँ पर नियुक्त हुआ है। तो इसलिए उसको गुमराह करना या ये मानकर चलना कि ज़्यादा लिख देने से नंबर मिलेगा, अगर ऐसी धारणा होती तो आपको फ्री कर देता। जैसे कुछ समय पहले संघ लोक सेवा आयोग आईएएस की मुख्य परीक्षा में कोई वर्ड लिमिट नहीं रखता था, अब तो उसने बना दिया, पहले नहीं रखता था, तो वहाँ आपको फ्री हैंड दिया जाता था। लेकिन जब यहाँ पर फ्री हैंड नहीं दिया गया है तो आप ये मनोविज्ञान छोड़ दीजिए। अब आप सिर्फ इस पर फोकस करिए कि हम लिखें तो वर्ड लिमिट में ही, लेकिन उसमें हम भाव विचार शब्द को कितना सैचुरेटेड लेवल पर लाई जा सकते हैं, अर्थात उसको कितना सुंदर, कितना सारगर्भित, कितना सटीक, टू द पॉइंट, रेलिवेंट उदाहरणों के साथ, अच्छे प्रसंगों के साथ हम उसको जोड़कर प्रस्तुत कर देते हैं। अब हमें सारी मेहनत ज़्यादा लिखने के बजाय अच्छा लिखने पर करनी। तो आप इन दो बातों का अंतर अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि ज़्यादा नहीं लिखना है, अच्छा लिखना है, लिखना इसी वर्ड लिमिट के भीतर है। अब क्या करेंगे, मोटे तौर पर इस टाइम मैनेजमेंट और वर्ड लिमिट का अगर आप संयोजन करें तो आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 700 शब्दों में हम निबंध लिख रहे हों तो हमें मोटे तौर पर 10 पैराग्राफ में इसको बांट लेना चाहिए। 10 पैरा में हम इसको बांट लें और इस तरीके से जो हमारा एक पैरा होगा वो लगभग कितने शब्दों का हो जाएगा, 70 शब्द। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो हमारा एक पैरा हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 70 शब्दों का। ये हो सकता है कि आवश्यकता के अनुसार किसी पैरा में 80 शब्द हो गए हों और किसी पैरा में 60 शब्द हो गए हों, लेकिन बहुत असंतुलित ना हो। ऐसा ना हो कि एक पैरा 20 शब्द का है और एक पैरा हमारा 120 शब्द का है। इस तरीके से अगर असंतुलन आएगा तो ये पता चलेगा कि वास्तव में हमारा व्यक्तित्व तो संतुलित नहीं है और हम सबको पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके माध्यम से आपके दृष्टिकोण में, आपके विचारों में, आपके कार्यशैली में संतुलन को भी जानना आवश्यक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक पैरा में 70 शब्द हों, आप 10 पैरा यहां पर तय कर लीजिए। हर पैरा में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जो पहला पैरा होता है वो प्रस्तावना का होता है। संक्षिप्त रूप में आप जान लीजिए कि प्रस्तावना किसी विषय का एंट्रेंस होता है, यानी उसका प्रवेश द्वार होता है। अब प्रवेश द्वार जितना भव्य रहे, जितना खूबसूरत रहे, उसकी भव्यता, उसकी खूबसूरती कहाँ से आएगी? वाक्यों के, शब्दों के, भावों और विचारों के संयोजन से। कितना अच्छा थॉट दिया जाए, कितना अच्छा भाव दिया जाए, कितने अच्छे शब्दों के साथ, कितने अच्छे वाक्यों के साथ उसको पिरोया जाए, अगर ऐसा कर लिया जाए तो इस द्वार की भव्यता और बढ़ जाएगी और हमारा एंट्रेंस जो है वह आकर्षक हो जाएगा। एक कहावत है, अक्सर आपने सुनी होगी, कि यदि किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी हो जाए तो मनोबल भी बढ़ जाता है और उसमें मज़ा भी आने लगता है। केवल लिखने वाले को नहीं, कोई पढ़ने वाला भी जब पहला पैरा पढ़ेगा जो कि प्रस्तावना का है, एंट्रेंस का है, तो वास्तव में वह अभिभूत हो जाने की स्थिति में होना चाहिए। और यदि वह पहले पैरा के साथ जुड़ गया कि भाई कितना अच्छा लिखा है, कितना सुंदर भाव है, शब्द संयोजन चमत्कृत कर देने वाला है, तो चाहे अनचाहे वह स्वतः ही आपके विषय में एंट्री कर जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार है, अगर गेट बहुत भव्य बना है, प्रवेश द्वार भव्य है, तो ना चाहते हुए भी आप उसकी तरफ नज़र उठा के देखेंगे और उसके भीतर आप प्रवेश करेंगे। तो अगर टीचर प्रवेश कर गया तो फिर अंदर जो अच्छी बातें लिखी हैं उनसे वो स्वतः परिचित होता जाएगा। लेकिन पहले ही अगर उसका मूड बिगड़ गया तो बाद में वो कितना भी संभलना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो ही जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रस्तावना हम आपको बताएंगे भी, और पहले भी हमारे बहुत सारे नोट्स जो मार्केट में होंगे या कहीं से आपने लिया होगा, उसमें आप कुछ महत्वपूर्ण निबंधों की प्रस्तावना जरूर पढ़िए और प्रस्तावना पढ़कर स्वयं अनुभव करिए कि उसमें वाक्य संयोजन, भाव विचारों का संयोजन वो कैसा है। प्रस्तावना एक हिसाब से विषय का परिचय भी आपको कराती है।
अब वो परिचय आपको कैसे कराना है, ये जब हम अलग अलग टॉपिक करेंगे तब हम हर टॉपिक पर एक एक दो दो प्रस्तावना बना कर देख लेंगे कि किसी विषय का परिचय किस रूप में कराया जा सकता है। उसके अलग अलग तरीके हैं और उन तरीकों की चर्चा आज नहीं करेंगे। जब किसी टॉपिक पर करेंगे तो 2, 3, 4, 5 टॉपिक जब पढ़ लेंगे तो बात आपके मन में क्लियर हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से परिचय भी कराता है। और दूसरा एक शब्द मैं आपको बताऊं कि प्रस्तावना में किसी विषय की दशा भी स्पष्ट हो जाती है और इसकी दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। दो चीज है, कंडीशन वहां पर क्या होगा और उसका डायमेंशन क्या होगा, आयाम क्या होगा, यानी वो किधर जाने की पोजीशन में, उसका वे किधर है। तो जब हम किसी विषय को लिखें तो हमें दशा दिशा दोनों को क्लियर कर देनी होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप महिला समस्या पर कोई चीज लिख रहे हैं या वुमेन एम्पावरमेंट पर लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको दशा क्यों क्लियर करनी है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत वो क्यों हमारे समाज में पड़ गई और आज वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो जरूरत क्यों पड़ गई, ये चीज हम दशा के माध्यम से बताएंगे और उसके माध्यम से हम समाज को कहाँ ले जाएंगे ये हम दिशा के माध्यम से बताएंगे। तो इस तरीके से किसी भी विषय के संदर्भ में हमको वास्तव में उसकी दशा भी उसकी दिशा भी, इसी तरीके से आ जाए कि भारत में बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण, ऐसे लिखने के लिए आ जाए तो बाढ़ की समस्या वो हमारे लिए समस्या क्यों है, उसकी भयावहता को चित्रित करते हुए हम उसकी दशा बताएंगे। और कारण और निवारण में हम ये भी बताएंगे कि वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि में ये चीज़ें छिपी हैं जिनको दूर करके ही वो भारत को सशक्त समृद्ध बनाया जा सकता है, खेती किसानी को लाभान्वित किया जा सकता है, वाटर मैनेजमेंट किया जा सकता है, संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है और इस प्रकार से राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय हित के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर डायमेंशन भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रस्तावना में दशा और दिशा ये दोनों को हम क्लियर करेंगे। इसके बीच में पैरा संख्या 2 से लेकर और पैरा संख्या 9 तक वो हमको आपको मुख्य विषय उसका लिखना होता है, जिसको हम आप मुख्य प्रतिपाद्य भी कहते हैं, आप आसान भाषा में समझिए मुख्य विषय कहते हैं। अब इसमें हर विषय के टॉपिक का विभाजन अलग अलग होता है कि पैरा संख्या 2 से पैरा संख्या 9 तक के भीतर हम क्या क्या चीजें उसमें दें, इसका डिवीजन सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब उस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पूछा गया है तो उस टॉपिक के आधार पर ये हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको बांटना है। हो सकता है जैसे आपको हम एग्जाम्पल के लिए बताएं कि अगर पूछा गया कि बाढ़ की समस्या कारण और निवारण, तो इसमें केवल 2 चीज पूछी गई है कि उसका कारण क्या है और उसका निवारण कैसे करेंगे। लेकिन अगर यही चीज हम केवल पूछ रहे कि बाढ़ की समस्या, तो यहाँ पर हमें कारण के बाद ये भी बताना होगा कि आज समस्या की स्थिति क्या है, किन किन राज्यों में किन नदी तटों पर कहाँ कितना बाढ़ की स्थिति है, कितना वास्तव में बाढ़ग्रस्त एरिया है, कितनी जनसंख्या प्रभावित है। तब इस सब की भी डिटेल में हम जाएंगे, क्योंकि समस्या में ओवरऑल प्रॉब्लम को भी हम आप सीमांकित करेंगे। इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए बाढ़ प्रबंधन, तो अगर बाढ़ प्रबंधन पूछा जाए तो बाढ़ समस्या या बाढ़ कारण पर बहुत ज़्यादा आपको शब्द खर्च करने की आवश्यकता नहीं। तब टोटल जो हमारा आपका फोकस हो जाएगा वो वास्तव में बाढ़ के मैनेजमेंट पर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या टॉपिक पूछा गया है उसी के आधार पर हम ये पैरा संख्या 2 से 9 के मेन सब्जेक्ट का विभाजन करेंगे। और पैरा संख्या जो 10 है ये वास्तव में निष्कर्ष का या उपसंहार का पैरा होता है। ये किसका होता है, निष्कर्ष का या उपसंहार का पैरा होता है। यहाँ पर जो निष्कर्ष या उपसंहार लिखा जाता है वो वास्तव में पूरे विषय का एक मर्म होता है, एक निचोड़ होता है, जिसको इस उपसंहार में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी अपनी एक शब्द शैली होती है और उस शब्द शैली के माध्यम से जब हम किसी विषय को लिखते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें अनिवार्य रूप से आ जानी चाहिए। पहला कि ऊपर आपने पैरा संख्या 2 से 9 तक जिन चीज का विश्लेषण किया है, निष्कर्ष में यह भाव आ जाए कि वह विश्लेषण आपका ठीक है और वास्तव में वही ठीक है। दूसरी चीज कि निष्कर्ष की जो शब्द शैली हो या कोई ऐसा कीवर्ड हो, कोई ऐसा वाक्य हो जो प्रस्तावना के साथ इसको जोड़ता हो, अर्थात जहां से बात शुरू हुई है उसी को संपूर्ण रूप देकर वह लाकर खत्म हुई है, इसलिए ऐसा कोई क्लू,
ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई कीवर्ड, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, वो आपको यहाँ और यहाँ दोनों में टैली कराना पड़ेगा, जिससे ये पता चल जाए कि निष्कर्ष प्रस्तावना में जो बात शुरू की गई है उसी की पुष्टि करने वाला है। तो अर्थात इन दोनों के बीच भी एक आपसी तालमेल मिल जाता है और यह बीच का विषय भी इन दोनों के बीच बंध जाता है, अच्छी तरह से संयोजित हो जाता है। तीसरी चीज ये ध्यान देने वाली होती है कि निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, निष्कर्ष हमेशा आशावादी होना चाहिए, यह भविष्यलक्षी होना चाहिए। अगर निष्कर्ष की भाषा शैली हम ऐसी रखें जो भविष्यलक्षी हो, सुखानुभूति कराती हो, तो वास्तव में निबंध को अच्छा माना जाएगा और ये माना जाएगा कि पढ़ने वाला तृप्त हो गया, उसको सेटिस्फाई हो गया। दरअसल इसका एक कारण रहा है, ऐसा क्यों किया गया, इसका एक कारण रहा है कि जो भारत का साहित्य है इसमें कहानी शुरू कहीं से भी हो लेकिन उसका अंत हमेशा सुखांत ही होना है। जैसे आपने बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी तो याद करिए उन फिल्मों का एक अपना ट्रैक होता है और उसका क्या ट्रैक है कि कहानी कहीं से भी शुरू होगी, फिर बीच में आप देखेंगे गुंडे आ जाएंगे, मारपीट होने लगेगी, हीरो हीरोइन अलग होने लगेंगे, तमाम सारी विसंगतियां आएंगी, उहापोह की स्थितियां आएंगी, लेकिन जब फिल्म का अंत होगा तो लास्ट के 5 मिनट में सब कुछ सही हो जाएगा, हीरो हीरोइन भी मिल जाएंगे, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होंगे वो भी सब समाप्त हो जाएंगे और दर्शक को भी लगेगा कि नहीं यार पूरा पैसा वो हमारा वसूल हो गया और वो संतुष्ट होकर निकलेगा बाहर मुस्कुराते हुए। निबंध भी उसी पिक्चर की भांति होता है, उपसंहार वो लास्ट का एंडिंग पॉइंट है। कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो इसलिए अगर कोई बात ऐसी हम यहाँ पर कह दें जो सकारात्मक हो, सुखद हो, भविष्यलक्षी हो, जैसे मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट पर बात थी और लास्ट की लाइनों में हम ये लिख दें कि यदि महिला सशक्तिकरण का अभियान अपने सार्थक प्रयासों के साथ समाज की आधी आबादी को लक्षित करके उनके सामाजिक आर्थिक उन्नयन और दक्षता संवर्धन के लिए फलीभूत हो सका, सरकार समाज संवेद प्रयास करके यदि इसके स्वप्न को साकार कर सकें तो 21वीं सदी के अंत तक यह संभव होगा कि भारत पूरी दुनिया में एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और सम्मानित राष्ट्र के रूप में उभरेगा, जिसका हर नागरिक सदियों की दास्ता से, बेड़ियों से, रूढ़ियों से, कुरीतियों से मुक्त अपने सिर को गर्व से ऊपर उठाकर स्वयं को भारतीय पुत्र कहने में सुख की अनुभूति करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए शब्दों का संयोजन कैसे किया गया कि सारी बातों को समेटते हुए एक ऐसी दिशा दिखाई गई, यानी 2020 चल रहा है, 21वीं सदी के अंत की ओर जब हम अग्रसर होंगे, अर्थात 20-30 सालों में, चूंकि एक दिन का लक्ष्य है नहीं, 20-30 सालों में हम जब इस लक्ष्य पर गंभीरता से कार्य कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के लोग, भारतीय पुत्र, वो अपना सर गर्व से ऊपर उठा सकेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए कि एक सुखद भविष्य की ओर हमको आपको संकेत करना है। इसी तरीके से जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान है, अब इसके एंडिंग पॉइंट में अगर हम ये कहें कि वास्तव में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की शक्तियों, क्षमताओं को पहचान कर उन्हें राष्ट्र के साथ एकाकार करके आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की भावना को यदि जन जन अपने मन में आत्मसात करके स्वयं को आत्मनिर्भर बना सके तो निश्चित रूप से यह 125 करोड़ लोगों का समेकित प्रयास भारत राष्ट्र के कदमों को बेहद मजबूत कर देगा और भविष्य में वह कदम मजबूती से अपने पद चिन्ह छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, भविष्य की ओर एक संकेत किया। तो ऐसी कुछ इसकी भाषा शैली होनी चाहिए। हम लोग हर टॉपिक पर जब आएंगे तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि हर विषय का अलग नेचर है, अलग उसका टेम्परामेंट होता है। तो एक बार में ये नहीं डिस्कस किया जा सकता है कि हर विषय को आप कैसे लिखें, विषय की नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा एक आप ध्यान रखिए कि ऐसे होता है। तो इस तरीके से ये 10 पैरा में आप इसको बांटिए 70 शब्दों में। अगर मान लीजिए 600 वाले हैं तो वो 60 शब्दों में बांट ले। 700 शब्दों का मतलब ये है, ये ध्यान रखिए, यहाँ एक चूंकि गणित नहीं है, ये साहित्य है। 700 शब्दों का मतलब ये है कि आप इसको 750 तक ले जा सकते हैं, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि 10% प्लस माइनस हो सकता है।
लेकिन माइनस ना करिए, 10% प्लस ही करिए। तो 700 का मतलब लगभग 750 के आसपास यहाँ पर हो जाना चाहिए। अब दो चीज कि एक तो हमने ये 10 पैरा में 70 शब्दों के हिसाब से डिवीजन कर लिया, तो वर्ड लिमिट हमारी आपकी क्लियर हो गई। घर पे 2-4 बार अभ्यास कर लेंगे कि एक पैरा में कितने शब्द आ रहे हैं और टोटल इस टॉपिक को हमें किस तरह डिवाइड करना है, तो थोड़ा अभ्यास करने के बाद ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि आमतौर पर कॉपी में आपको जो लिखने के लिए दिया हुआ होता है वो 7 पेज या 8 पेज दिया होता है, ठीक है। पेज क्या, पृष्ठ दिया होता है, 7 या 8 पृष्ठ आपको दिया हुआ होता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जैसे ये आपकी कॉपी है और एक पेज में जब आप ये पूरी लाइन लिखेंगे तो इस लाइन में मान के चलिए कि लगभग 7 से 9 शब्द एक लाइन में आते हैं। कितने शब्द आते हैं? 7 से 9 तक आते हैं, ठीक है। अगर कोई थोड़ा बड़ा लिखता होगा तो 7 शब्द, और अगर कोई थोड़ा छोटा लिखता होगा तो 9 शब्द। और अगर आपका इससे कम या ज़्यादा है तो आप अपने शब्द को सुधार कर वो यहाँ तक ले आइए। शब्द से शब्द की दूरी देख लीजिए, आप अक्षर कितना बड़ा बनाते हैं उसे देख लीजिए, लेकिन मानक तरीका यही होना चाहिए। हम आप इसका एक मिडिल मान लेते हैं कि मान लीजिए 8 शब्द वो एक लाइन में ऑन एवरेज हमारे आपके आते हैं। इसको गिनने का भी तरीका, काउंटिंग का भी तरीका ध्यान रखिए। उसमें काकी के में पर परसर्ग सब आप जोड़ लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 8 शब्द आते हैं। अब एक पेज में कितने लाइनें आ जाएंगी ये भी हमारा आपका जानना जरूरी है। तो अमूमन अगर आप लाइन से, जैसे एक लाइन यहाँ लिखा, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, घर पे आप अभ्यास कर लीजिए, तो मान के चलिए कि लगभग 9 पंक्ति वह आपकी आती है। 9 पंक्ति वह आपकी आती है। तो इस तरीके से अगर इसी को थोड़ा सा हम और बढ़ाएं तो मान सकते हैं कि चलो 10 पंक्ति आ जाएगी यहाँ पर। तो अगर 9 पंक्ति या 10 पंक्ति की रेशियो से हम चलें तो 8 9 72 शब्द या 8 10 80 शब्द ये हमारे आपके आएंगे यहाँ पर। तो अगर इस दृष्टि से हम आप लेकर चलें, 80 शब्दों में कोई चीज़ हमको आपको लिखनी है और अगर इसको हम 750 की वर्ड लिमिट तक चलें तो इसका मतलब ये है कि 10 पृष्ठ हम यहाँ आराम से भर सकते हैं। लेकिन आपको कॉपी में जो लिखना होता है वो केवल 7 से 8 पृष्ठ लिखनी होती है। तो चूंकि सामान्य कॉपियों की अपेक्षा जो आपके परीक्षा की कॉपी होती है उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो आप जो संयोजन करेंगे वो 9 या 10 पंक्तियां जो सामान्य कॉपी में आती है उसकी अपेक्षा यहाँ पर जो करेंगे वो लगभग 12 पंक्तियों तक करेंगे। तो 12 पंक्ति आपकी, अब आप उसमें देख लीजिए कॉपी में 12 पंक्ति को आप घर पे कॉपी की साइज बनाकर और उसे मार्क कर लीजिए और देख लीजिए कि कितनी हम लाइनों की दूरी रखें, कितने शब्द की दूरी रखें कि ये मानक हमारा यहाँ पर आ जाए। और इस तरीके से अगर हम 12 पंक्ति बनाएंगे और यहाँ पर 8 शब्द हम आप मानकर चलेंगे तो इसका मतलब लगभग 96 शब्द वो हमारे आपके एक पेज में आ जाएंगे। और 96 शब्द अगर आ जाएंगे तो लगभग ये जो 7-8 पृष्ठ हमारा दिया हुआ होता है ये हमारा स्थान यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि एक पेज में आप मोटा मोटी आइडिया बनाकर चलें कि लगभग 100 शब्द हमको लिखना है। 7 पेज अगर दिए गए हैं तो 7 में हमारे 700 शब्द पूरे हो जाएंगे। अगर 8 पेज दिए गए हैं तो 8वें पर हम आप लगभग 1.5 पैराग्राफ लिख देंगे और फिर आधे पेज को ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इस तरीके से 750 शब्दों की हम आप वर्ड लिमिट भी प्राप्त कर लेंगे। लाइन से लाइन की दूरी, शब्द से शब्द की दूरी ये बनी रहेगी। तो फाइनल यहाँ पर हमारा आपका कंक्लूजन क्या निकला? ये निकला कि प्रत्येक पृष्ठ पर हमें आपको लगभग 12 पंक्ति लिखनी है। प्रत्येक पंक्ति में 96, प्रत्येक पंक्ति में लगभग 8 शब्द लिखने हैं और इस तरीके से कुल लगभग 96 या अप्रॉक्स 100 शब्द वो पर पृष्ठ में लिखने हैं। 7 या 8 पृष्ठ हमको आपको दिया होता है, इसी हिसाब से आप मैटर को कम या ज़्यादा कर लेंगे। शर्त यही है कि ज़्यादा लिखने के बजाय गुणात्मक लेखन करेंगे तो हमको आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। प्रस्तावना निष्कर्ष पर विशेष ध्यान देना है। बीच के 2 से लेकर 9 तक के पैराग्राफों को हम टॉपिक के हिसाब से बांटेंगे। जैसा टॉपिक पूछा गया होगा उसी के अनुसार हम उसकी फ्रेमिंग तैयार करेंगे। किसी निबंध की फ्रेमिंग कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में जब हम किसी टॉपिक पर आएंगे
तब हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि टॉपिक के अकॉर्डिंग ही उसके पार्ट्स को डिवाइड करना होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब दो तीन छोटी छोटी बातें यहाँ पर जो आपके मन में चलती हैं, जैसे कि क्या कॉपी में मैपिंग की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ, यदि टॉपिक की आवश्यकता है तो वहाँ पर मैपिंग की जानी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपदा क्षेत्र में कोई चीज़ आती है कि बाढ़ का क्षेत्र कितना है, सूखा का क्षेत्र कितना है, भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र कितना है, तो बिना मैप की सहायता से इसे नहीं दिखाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको हम कहीं पूछ लें कि भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या है, तटीय कृषि क्या है, मैदानी कृषि क्या है, पहाड़ी कृषि क्या है, दक्षिण भारत की कृषि क्या है, ठीक है, तो कृषि में बहुत चीज़ें आती हैं। तो अगर कृषि क्षेत्र को भी हमें दिखाना हो तो हम आप मैप की सहायता से दिखा सकते हैं। वहाँ पर फसल एरिया क्या है, या मैदानी क्षेत्र की कृषि, तटीय क्षेत्र की कृषि, पहाड़ी क्षेत्र की कृषि, तो अगर मैपिंग की सहायता से बना दिया जाए, कहते हैं एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो अगर मैपिंग की सहायता से बना दिया जाए तो ये तरीका हमारा आपका आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें भारत के भूगोल से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको भी यहाँ पर चित्रित कर दें। मैपिंग बनाने के लिए ऐसे टॉपिक में आप बेहिचक मैप बनाइए। और मैपिंग बनाने के लिए कई सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, मैप कैसे बनाएं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भारत का पूरा मैप बनाइए, आप एक मोटा मोटी आउटलाइन टाइप का बना सकते हैं और उस आउटलाइन के आधार पर आप चीज़ों को चित्रित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इतना काम तो कर ही सकते हैं कि मान लीजिए हमें बनाना है, तो यहाँ जो आसान तरीका है जो मैंने सीखा है वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से हम अपना मैप बनाना इस पॉइंट से शुरू करें और ये इलाका हम मानते हैं गुजरात का है, तो इस तरीके से आप यहाँ गुजरात को डिसाइड करें। ये नीचे आप चले आएँ हल्का सा और यहाँ से आप अपने मैप को कन्याकुमारी के तट से मोड़ें और इधर ले जाते हुए आप साउथ इंडिया की तरफ ये इस तरीके से आप अपने मैप के क्षेत्र में आएँ। ये देखिए, ये आपकी एक मोटा मोटी एक डिजाइन यहाँ पर, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा बनाना कितना आसान है। अब इसके बाद ये ऊपर, चूंकि कश्मीर हमेशा विवादित रहा है, आपके लिए भी उसे बनाना एक टेंशन का ही काम है, तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ हमको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हिमालय का क्षेत्र है। आप यहाँ से अपनी बात शुरू करिए, आप आइए हल्का सा कर्व लेते हुए, ये इस तरीके से एक पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर ये आपने डायग्राम से चित्रित कर दिया। देखिए अब ये पहाड़ी हिस्सा हो गया, ये प्रायद्वीपीय, एक मोटा मोटी आउटलाइन हमको मिल गया। इस आउटलाइन में दो तीन चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, कहाँ पर चेन्नई है वो क्लियर कर लीजिए, कहाँ पर मुंबई है वो क्लियर कर लीजिए, कोलकाता कहाँ पड़ेगा क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए दिल्ली कहाँ पड़ेगी उसे क्लियर कर लीजिए। तो ये कम से कम जो बड़े स्पॉट हैं आपके, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, ये आपके स्पॉट यहाँ पर क्लियर हो गए। आप ये समझ गए कि ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये हिंद महासागर हो गया, ये हिमालय क्षेत्र हो गया। अब आपको अगर कहीं पूछा जाए कि तटीय कृषि कहाँ होगी, तो जाहिर सी बात है कि तटीय कृषि को आप ये चिन्हांकित करके बता सकते हैं कि ये एरिया हमारा आपका तटीय कृषि के लिए है, जिसमें मत्स्य है, नारियल की खेती है, अन्य चीज़ें हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में खेती किस तरीके से होती है, दक्कन का पठारी हिस्सा कहाँ पर है वो आप बता सकते हैं। मैदानी क्षेत्र की कृषि, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से गंगा निकलेंगी और किस तरीके से मिलते हुए इधर आएंगी। यहाँ पर आप यमुना को दिल्ली के तट से निकाल दीजिए, दोनों इलाहाबाद मिल जाएंगी और इधर से इस तरीके से चलिए, गंगा यमुना बन गई। यहाँ पर आप नर्मदा ताप्ती का भी चिन्हांकन कर सकते हैं, तो एक नदी क्षेत्र भी चिन्हित होगा। अब एक आपको आइडिया मिल गया और इस आइडिया के आधार पर आपको बाढ़ क्षेत्र दिखाना है, आपको भूकंप क्षेत्र दिखाना है, आपको कृषि क्षेत्र दिखाना है, तो आप इस आइडिया के आधार पर काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, हिमालय क्षेत्र, गंगा यमुना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, नर्मदा ताप्ती, इसका आप नाम लिख दीजिए, तो टीचर समझ जाएगा कि आपको कम से कम, आप भले भूगोल के विद्यार्थी ना हो लेकिन आपको थोड़ी बहुत मैपिंग आती है। तो ये प्रैक्टिस आपको वहाँ पर अपनानी है। इसी तरीके से दूसरा तरीका क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बहुत डिटेल लिखने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, शब्द नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का कारण आपको पूछ लिया गया कि आपदाएं आती हैं, तो आपदाओं का कारण क्या है, ठीक है।
अब आपके पास इतना शब्द नहीं है कि आप उन कारणों को एक्सप्लेन करें, या ऐसी वहाँ पर बहुत आवश्यकता नहीं है, तो हल्का सा रेफरेंस देना जरूरी है, बहुत उनको एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं है। तब आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से उन चीज़ों को दिखा सकते हैं वहाँ पर। जैसे कौन कौन सा डायग्राम, विभिन्न प्रकार के आरेख आप वहाँ पर बना सकते हैं। जैसे एक इस तरीके का आरेख है, ठीक है, कि अगर कोई कारण लिखना है, जैसे आपदा का है, तो आपदा का आपने लिख दिया कि भाई इसका एक प्राकृतिक कारण है और इसका एक मानवीय कारण है, तो यहाँ पर आपने हेडिंग बना दिया कारण, ये इस तरीके से आपने आरेख बना दिया। अब यहाँ आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि प्राकृतिक कारणों में क्या क्या चीजें हैं, और यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मानवीय कारणों में क्या है। लिखने के लिए आपको ये स्पेस भी मिल जाएगा। तो कॉपी में इस तरीके से आप एक डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी चीज में कई सारे आरेख हैं, जैसे भ्रष्टाचार। अब अगर हम पूछे कि भ्रष्टाचार का पूरा सिम्टम, ओवरऑल उसका जो नेक्सस है भ्रष्टाचार का, वो कहाँ से काम करता है, कहाँ से चलता है, तो इसमें ध्यान रखिए कि व्यवस्था में सबसे ऊपर, भाई नेताजी लोग बुरा मत माने, उनको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था की जो संरचना है, तो हमारी व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन होते हैं, नेता होते हैं, ठीक है। नेता के दो महत्वपूर्ण धड़े हैं। कौन कौन से धड़े हैं, एक धड़ा नेताजी का प्रशासन है और दूसरा धड़ा न्यायपालिका है, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, न्यायपालिका है, तो ये हो गया दूसरा धड़ा, ठीक है। इसके बाद दो पार्ट इसके और बनते हैं, कौन कौन, एक तो इसमें मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और दूसरा जो उद्योग जगत है, जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी भी भूमिका इस पूरे नेक्सस में होती है। और इस सबके बीच सबसे नीचे जो पिसता है या जो उसमें संलिप्त रहता है, देखो अगर घूस कोई देगा तभी कोई लेगा, तो देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि लेने वाला, उसे अब दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। सबसे नीचे इस पायदान पर कौन है, वो भारत की जनता है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर नेताजी हो गए, सबसे नीचे जनता हो गई, ये प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, पूंजीपति। तो अगर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि भ्रष्टाचार का तंत्र, ठीक है, तो जो भ्रष्टाचार पनपता है वो वास्तव में कहाँ से पनपता है, वो इसी की मिली भगत से पनपता है। इसमें सबका रोल थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो अगर आप ये डायग्राम बना दें और यहाँ पर इसको सिस्टम को दिखा दें, तो आप एक आरेख के भी माध्यम से दिखा दिए, चीजें भी क्लियर हो गई, शब्द भी कम लगा और एक प्रभावी तरीका भी हो गया। ये भी लेखन का एक तरीका है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डायग्राम बनाए जा सकते हैं। जैसे कहीं आपने ऐसा डायग्राम बना दिया कि मान लीजिए ये चीजें दिखानी है, तो ऐसा डायग्राम बना दिया। कहीं किसी में 3 चीज है, तो इस तरीके का डायग्राम बना दिया आपने, ठीक है। या कहीं पर एक तरफ हमको सुझाव लिखना है और एक तरफ हमको आपको समस्या लिखनी है, तो इस तरीके से भी हम आप कर सकते हैं कि वहां पर हम चार्ट तरीका अपनाएं। यहाँ पर हमने लिख दिया समस्या और यहाँ पर हमने लिख दिया सुझाव। अब नंबर 1 जो समस्या लिखें उसी से संबंधित सुझाव लिख दें, नंबर 2 जो समस्या लिखें उसी संबंधित सुझाव लिख दें। तो ये भी तरीका यहाँ पर प्रभावी हो सकता है। पढ़ने वाला कम सीमा में ये बात जान जाएगा कि एक तरफ समस्या है, ये 5 पॉइंट समस्या के लिखे हैं, 5 पॉइंट सुझाव के लिखे हैं। तो जहां कहीं भी ऐसी स्थिति आई, इन आरेख का हम आप उपयोग करें। ऐसे बहुत सारे डायग्राम हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि ये आरेख निबंध में ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 चीजें आप हमेशा ध्यान रखें। पहला कि किसी एक निबंध में एक ही चीज का प्रयोग करिए। अगर उसमें आपने मैपिंग बना दिया है तो आरेख मत बनाइए, और अगर आरेख बना दिया है तो मैपिंग मत बनाइए, ठीक है। तीनों निबंधों में 3 तरीके की स्थिति रखिए, यानी आरेख की डिजाइन भी आप तीनों निबंधों में सिमिलर मत रखिए, तीनों में अलग अलग रखिए। दूसरा, कहाँ पर आपको आरेख बनाना है, जहां कम शब्द खर्च करने हो और मैटर ज्यादा हो, तो आप ये तय कर लीजिए कि हमें दूसरे तीसरे पैरा के बीच आरेख बनाना है या 5वें 6वें 7वें के बीच बनाना है। अगर एक निबंध में आपने पैरा संख्या 2-3 के बीच बना दिया है, तो आप कोशिश करिए कि अगले निबंध में फिर हम पैरा संख्या 6-7 के आसपास ही आरेख बनाएं। यानी ऐसे टॉपिक का चुनाव करना और उसमें किस चीज को कहां पर हमको सेट करना है, यही मैनेजमेंट है। तो अब क्या करना है कि एक निबंध में एक ही डायग्राम, आरेख या मैप का उपयोग करना है, बार बार नहीं करना है। दूसरा, एक निबंध में जो डायग्राम या मैप बना दिया गया हो, अगले निबंध में उसे रिपीट ना किया जाए, कोई अलग टॉपिक चूज कर लिया जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखिए।
ये बिल्कुल आप अपने मन से निकाल दीजिए कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पर लिखने से नंबर मिलेगा और किस टॉपिक पर नहीं मिलेगा। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि सब टॉपिक पर बराबर नंबर मिलते हैं, आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। टॉपिक कितना अच्छा है इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस पर कितना अच्छा कॉन्फिडेंटली लिखते हैं और कितना अच्छी तरीके से आप अपनी बातों को रख पाते हैं। तो इस भ्रम में पड़ने के बजाय आप अच्छा लिखें, इस बात पर सोचना, बल देना और प्रयास करना वो आप शुरू करिए। तो ये डायग्राम का तरीका है। दूसरी चीज कि निबंध लेखन में लिपि को लेकर एक दिन हमारी आपकी और चर्चा हुई थी। लिपि को लेकर थोड़ा सा बाध्यता है। जैसे कई बार होता है कि हम हिंदी अंग्रेजी दोनों के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिले होते हैं। उर्दू के, अरबी के, फारसी के, संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, अंग्रेजी के भी शब्द हैं। तो मेन जो समस्या है वो वास्तव में अंग्रेजी को ही लेकर होती है। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी में हमें कहीं रेल लिखना है तो हम RAIL रेल इस तरीके से लिखें या रेल इस तरीके से लिखें। देखिए भाषा की दृष्टि से दोनों ठीक है। इसे भी आप रेल ही पढ़ेंगे, इसे भी आप रेल ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर BSNL लिखना है तो आप BSNL या इसी को हम लिखें कि BSNL, ठीक है। तो यहां देखिए आप पढ़ेंगे दोनों को सेम, ये भी BSNL, ये भी BSNL, ये भी रेल, ये भी रेल। अंतर किसका है? लिपि का। ये लिपि कौन सी है? ये लिपि है देवनागरी लिपि और ये रोमन लिपि है, अंग्रेजी की लिपि है। तो यहां ध्यान रखिए कि ये लिपि मान्य नहीं है, ये मान्य परीक्षा में नहीं। यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो ये लिपि मान्य है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने पर कोई बंधन नहीं है, लिखने के तरीके पर बंधन है। तो तरीका क्या हो? लिपि देवनागरी हो, शब्द किसी भी भाषा का हो। यानी अंग्रेजी के शब्दों को लिखना है तो ऐसे लिखें, BSNL लिखना है तो ऐसे लिखें, ठीक है। ये हर शब्द के साथ आप ध्यान रखिए और थोड़ा सा उस पर अभ्यास कर लीजिए, अपनी आदत में डाल लीजिए। तो एक समस्या तो ये नहीं आनी चाहिए पूरी कॉपी में, ठीक है। आप अंग्रेजी का कोटेशन लिखना चाहते हैं लिखिए, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखिए। बस मेरा सिर्फ कहना इतना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर कहीं पर संख्या लिखनी है, नंबर्स, तो उनको कैसे लिखेंगे? नंबर के 4 तरीके मान्य हैं। जैसे अगर 1 हमको लिखना है तो 1 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए ये सब एक ही लिखा है, ठीक है। ये भी मान्य है, ये भी मान्य है, ये भी मान्य है, ये भी मान्य है, चारों तरीके हैं। तो आप इन चारों में से कहीं भी नंबर करना चाहते हैं तो उस तरीके को कर लें। दूसरा चीज कि निबंध में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पॉइंट आउट करके भी लिखा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कारण कहीं लिख रहे हैं तो उसे हम पॉइंट आउट करके लिख लें। किसी योजना में 5 बिंदु हैं तो उस योजना के 5 बिंदु को हम आप पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। या कहीं पर हम आप कोई चीज बता रहे हैं कि या कोई फैक्ट दे रहे हैं तो उसको हम पॉइंट आउट करके वहां पर लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट आउट चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक निबंध में एक ही बार पॉइंट आउट शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर पैरा में आप हर जगह पॉइंट बनाएं, ऐसा नहीं। एक बार कर लीजिए, बहुत जरूरी है तो कहीं और छोटा मोटा कर लीजिए, लेकिन फिर वो ऐसा ना हो कि पूरा निबंध ही आपने बिंदुवार शैली में लिख रखा है। ये तरीका ठीक नहीं, वो गद्य शैली में होना चाहिए। जब आप कोई चीज पॉइंट आउट बनाएं तो पॉइंट को मार्क करने का तरीका सीखिए कि पॉइंट को कैसे मार्क किया जा सकता है। जैसे एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके का निशान बना दें, दूसरा इस तरीके का भी निशान आप बना सकते हैं। वहां पर ईसाई धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, केवल कॉपी से संबंध है। दूसरा इस तरीके से भी आप उसको मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस तरीके को भी मार्क कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस तरह का निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी तरीका अपना लीजिए। देखिए जब आप पॉइंट लिखते हैं और नंबर अपनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 आपने लिखा, लास्ट में आपने 10 पॉइंट लिखे, तो जैसे हमारा ध्यान लास्ट नंबर पर जाएगा हमारे दिमाग में क्लिक करेगा आपने 10 पॉइंट लिखा। लेकिन अगर आप ये मार्क का उपयोग किए हैं, अब आप 10 पॉइंट लिखे हैं, तो ना हमारे पास गिनने की फुर्सत है और ना हम समझ पाएंगे कि 10 लिखा है कि 11 लिखा है कि 9 लिखा है। तो ये भी एक प्रभावी तरीका है कि 1 2 3 डालने के बजाय इस तरीके की मार्किंग, जहां पर पॉइंट क्लियर है वहां तो 1 2 3 डालें, जहां पॉइंट क्लियर नहीं है वहां इस तरीके का मार्क भी बना सकते हैं।
तो ये भी एक शैली है, इसका भी आप जहाँ चाहिए वहाँ उपयोग कर लीजिए, बशर्ते यह है संतुलित रूप से उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो एक धारणा तो यहाँ पर यह है निबंध लेखन को, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरा कि निबंध में कहाँ अंडरलाइन किया जाए और किसे अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि कीवर्ड या कुंजी शब्द की हमने चर्चा की थी, ठीक है। जब हम लोग अपठित गद्यखंड पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने कुंजी शब्द की चर्चा की थी, यानी पर्टिकुलर एक ऐसा कोई शब्द जिससे ये पता चल जाता है कि उस पूरे पैराग्राफ में क्या बात लिखी गई है। जैसे मान लीजिए किसी पैरा में आपने कारण लिखा है, किसी पैरा में आपने समस्या लिखी है, ठीक है, किसी पैरा में आपने सुझाव लिखा है, ठीक है। तो अब कारण, समस्या या सुझाव ये क्या है, कीवर्ड है। हमें क्या करना है, जब हम पैरा चेंज करें तो जो पैरा की पहली लाइन हो, ठीक है, जैसे आपने पैरा की लाइन लिखा कि इस दृष्टि से, यहां ध्यान रखिए कि पैरा की पहली लाइन लिखी, इस दृष्टि से उक्त समस्या के महत्वपूर्ण कारण निम्नवत हैं, ठीक है। ये ठीक, ये मान लीजिए आपने पैरा चेंज किया तो नए पैरा में आपने ये लाइन लिखी, नहीं लिखी हो तो भी कीवर्ड को हम कोशिश करें कि पहली दूसरी लाइन के भीतर ही लाने का प्रयास करें। अब अंडरलाइन क्या करना है, तो उक्त समस्या के महत्वपूर्ण कारण, इतने भाग को हमने अंडरलाइन कर दिया। तो निबंध में हेडिंग नहीं पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा कि लोक सेवा आयोग का जो निबंध लिखा जाता है उसमें हेडिंग डालने की परंपरा नहीं है। हालांकि कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, कोई डाल दे तो क्या होगा, ये बात परीक्षक के दिमाग पर निर्भर करेगा कि वो उसको कंसीडर करेगा नहीं करेगा। चूंकि ये बात कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, कहीं उसका कोई नियम नहीं बना है, एक परंपरा है। तो परंपरा ये है कि निबंध में हेडिंग डालकर नहीं लिखा जाता है, लेकिन जो हेडिंग वाले शब्द हों उन्हीं को मैं कीवर्ड कह रहा हूँ, कुंजी शब्द कह रहा हूँ, उन्हें आप पैरा की पहली लाइन में लाते। जैसे आप हेडिंग डालते तो क्या डालते, महत्वपूर्ण कारण, यही तो हेडिंग डालते। तो अब आप इसको हेडिंग न डालकर पैरा की पहली लाइन में ले आइए और उसी को आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। आप लिखिए नीले पेन से और अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक पेन रख लीजिए, या जैसे कहीं पर नंबरिंग करनी है 1 2 3, कहीं पर पॉइंट आउट करने के लिए चिन्ह बनाना है, अंडरलाइन करना है, तो ये सब आप कैसे करेंगे, ये सब आप ब्लैक पेन रखिए और ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उस आधार पर करिए, ठीक है। तो कॉपी भी थोड़ी सी सुंदर लगेगी, 2 कलर हो जाएंगे और अच्छा भी लगेगा, लेकिन ब्लैक ब्लू के अलावा और कोई उपयोग ना करिए, अच्छा रहेगा। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ऐसे ही जब हम समस्या लिखें, सुझाव लिखें कि महत्वपूर्ण सुझाव निम्नवत हैं, तो उस महत्वपूर्ण सुझाव वाले पार्ट को हम अंडरलाइन कर दें। एक पैराग्राफ में एक लाइन से ज़्यादा अंडरलाइन मत करिए। पूरे 700 शब्दों के निबंध में 7-8 लाइनों से ज़्यादा अंडरलाइन मत करिए। ऐसा ना हो कि आपकी आधी कॉपी अंडरलाइन ही दिखाई दे। अंडरलाइन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस की तरफ आप टीचर का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका यही है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन हो, कोई इस प्रकार का कीवर्ड हो, कोई अन्य विशिष्ट चीज़ हो, तो उसी को आप वहाँ पर मार्क करें। कैसे मार्क करें, उसका तरीका क्या है, ये भी आप एक बात समझ लीजिए। पहली चीज़, राइटिंग तो आपकी ठीक हो, ये एक अनिवार्य शर्त है, और ये शर्त बिना लिखा पढ़ी के है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो चीज़ अच्छी है उसका कोई विकल्प नहीं है, वो बस अच्छी है। तो राइटिंग ठीक हो तो आपकी बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक हो थोड़ा बहुत लिख पढ़कर सुधार कर लीजिए। दूसरा, पहले आप निबंध की, जैसे मान लीजिए कि आपके पास वो 1 घंटा समय है, 60 मिनट, ये आपके पास समय है। एक अच्छा अगर लिखने वाला व्यक्ति है तो 700 शब्द लिखने के लिए उसे 45 से 50 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप कभी लिख कर आजमा लीजिएगा, अगर आपकी स्पीड ठीक है तो 45 से 50 मिनट के भीतर आप 700 750 शब्द बहुत आराम से इजीली वे में लिख देंगे। आपके पास 10 मिनट का समय बचेगा। इस 10 मिनट में आपको क्या करना है, इसको 2 भाग में बांट लीजिए। जो पहले 5 मिनट हो, यानी निबंध लिखने से पूर्व पहले 5 मिनट, इसमें निबंध के जो 10 पैरा हैं उन पैरा को आप मार्क कर लीजिए
कि पहले में क्या लिखेंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और अंत में हम क्या लिखेंगे। यानी पहले 5 मिनट में इत्मीनान से आंख बंद करके सोच लीजिए कि ये टॉपिक लिखना है तो कहाँ से शुरू किया जाए, इसमें क्या तथ्य देना है, क्या क्या बातें लिखनी है, कोई बात छूट तो नहीं रही है। 10 पैरा में इसमें हर पैरा में ये बात डाल दें, एक सिस्टमेटिक ढंग से डाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहले 5 मिनट में ये आप ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए। इसके बाद शेष 45 से 50 मिनट में आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो बाकी के 5 मिनट लास्ट वाले बचेंगे उसमें आप एक बार अपनी कॉपी को चेक कर लीजिए, पूरे निबंध पर एक नज़र डाल लीजिए, ब्लैक पेन लेकर उसी समय जिसको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लीजिए, कहीं कामा मात्रा छूट गया है तो उसको सही कर लीजिए, कहीं पर अगर ऐसा लगता है छोटी मोटी त्रुटि है तो उसको सुधार लीजिए। ठीक है, यानी कहने का आशय है कि शुरू से अंत तक आप चीज़ों को एक नज़र देख लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए, कहीं कामा मात्रा वर्तनी छूटी है उसको सही कर लीजिए, जहाँ रेखांकित करना है वहाँ उसको रेखांकित कर लीजिए, और फिर अब आपका ये 5 मिनट यूज हो गया और कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से 1 घंटे में आपने ये पूरा काम अपना निपटा लिया। तो इस तरीके से आप अगर अपने टाइम मैनेजमेंट करेंगे, वर्ड मैनेजमेंट करेंगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। जो मैं कह रहा था कि किस टॉपिक से निबंध आते हैं, तो इसमें जो पहला खंड होता है यानी जो आपका का खंड है, इस का खंड में सामान्य तौर पर 3 टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक होता है जो साहित्य से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा टॉपिक होता है जो समाज से जुड़ा हुआ होता है, और तीसरा टॉपिक होता है जो राजनीति से जुड़ा हुआ होता है, यानी साहित्यिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। तो पहला टॉपिक आपका इससे जुड़ा हुआ होता है। एक निबंध आपका इससे आएगा, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, और इन तीनों में से कोई आपको एक अटेंड करना होगा। ठीक है, दूसरा जो आपका खंड खा होता है, इसमें जो टॉपिक होते हैं वो वास्तव में कृषि क्षेत्र पूछा जाएगा, पर्यावरण का क्षेत्र आपसे पूछा जाता है, और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र आपसे पूछा जाता है, यानी आर्थिक क्षेत्र पूछा जाता है। ठीक है, कृषि, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, इन तीनों में भी वही सिस्टम, तीनों से 3 निबंध आएंगे और इसमें से कोई एक निबंध आपको करना रहेगा। जो तीसरा टॉपिक आपका पूछा जाता है उसमें एक टॉपिक आपका होता है आपदा से, आपदा या आपदा प्रबंधन से। दूसरा आपका सरकार की जो योजनाएं होती हैं, योजनाओं में भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय योजनाओं से सवाल पूछा जाता है, राज्य की कोई योजना चल रही है तो उससे सवाल नहीं पूछा जाता, यानी राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये आपके टॉपिक का नाम होता है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो वास्तव में समसामयिक विषयों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि करंट अफेयर का मुद्दा जो होता है, करंट अफेयर्स, इससे सवाल आपको पूछा जाता है। ये 3 टॉपिक हो गए। ठीक है, इससे भी वही सिस्टम, एक एक तीनों से आएगा, एक लिखना है। तो अब आपको टारगेट क्या करना है, टारगेट हर में से आप कोई 2-2 टॉपिक टारगेट कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए इकोनॉमी बहुत कठिन है, जल्दी समझ में नहीं आती है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। आप इसमें से 2 टॉपिक, एक कृषि ले लीजिए, एक पर्यावरण ले लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, 5 निबंध कृषि से और 5 निबंध पर्यावरण से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। ठीक है, आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र उठाइए, उनके आधार पर देखिए, गेस कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ निश्चित क्षेत्र है, उसी को घुमा फिरा कर बार बार सवाल पूछा जाता है। हम कोशिश करेंगे कि जब हम जिस टॉपिक पर चर्चा करें तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर कर लें, हम अपने लेक्चर में कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए कि पुराने वर्ष के पेपर उठाइए, देखिए कि कृषि क्षेत्र से कौन कौन से निबंध महत्वपूर्ण है, कौन कौन से आते हैं, पर्यावरण से कौन इंपॉर्टेंट है, कौन आते हैं। तो 5 निबंध आप इससे छांट लीजिए और 5 आप इससे छांट लीजिए, यानी कितने हो गए, 10 निबंध आपके यहाँ से हो गए। दूसरा, साहित्य कम लोगों के समझ में आता है, जो साहित्य बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके समझ में ये बातें कम आती हैं। तो आप क्या करिए कि समाज और राजनीति, ये 2 सेक्टर ले लीजिए। ठीक है, या जो साहित्य के विद्यार्थी हों वो साहित्य और इनमें से कोई एक और ले लें, जो इकोनॉमिक्स के हों वो इकोनॉमिक्स और इन दोनों में से कोई एक ले लें। इसी तरीके से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से आपदा से लगभग हर साल सवाल आता ही है, तो एक टॉपिक आप ये रख लीजिए और एक टॉपिक आप योजना या करंट अफेयर में से रख लीजिए। तो यानी कि हर टॉपिक में आपने 2-2 सेगमेंट चूज किया
और हर सेगमेंट से 5-5 निबंध तैयार करिए। इस तरीके से कुल इन खंडों से आपको 30 टॉपिक पर काम करना है। ठीक है, 30 टॉपिक पर काम करना है। अब ये ध्यान रखिए कि इन 30 टॉपिक में से उम्मीद यही रहती है कि आपको 1-2 टॉपिक या कभी कभी तीनों टॉपिक, क्योंकि जब आप निबंध के पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो ये देखेंगे कि लगभग उसी क्षेत्र से घुमा फिरा कर सवाल आता है। जैसे मान लीजिए कि हम कृषि की चर्चा करें तो कृषि पर कौन कौन सा सवाल आता है, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं, भारतीय कृषि को लाभकारी कृषि कैसे बनाया जाए, भारतीय कृषि की समस्याएं और विडंबनाएं क्या है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, जैविक कृषि क्या है, ठीक है, या भारतीय कृषि में कौन कौन से योजनागत प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि भारतीय कृषि की समस्या, उसे लाभकारी बनाने के उपाय, भारतीय कृषि के संदर्भ में चल रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, यह जैविक खेती, लगभग यही 4-5 ऐसे डायमेंशन हैं जिनको घुमा फिरा के सवाल आता रहता है। आपको अगर समझना है तो आप पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र उठाइए, बिल्कुल आपके सामने तस्वीर क्लियर हो जाएगी। इसी तरीके से पर्यावरण है तो कौन कौन सा टॉपिक आएगा, प्रदूषण या प्रदूषण के कोई एक टॉपिक को लेकर, कभी ध्वनि प्रदूषण, कभी मृदा प्रदूषण, कभी वायु प्रदूषण, कभी जल प्रदूषण, उसको लेकर सवाल पूछ लिया जाएगा। तो यानी पॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा आएगा। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण और उसके उपाय, ये दूसरा टॉपिक हो गया, इससे आएगा। कभी कभी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है, उसको लेकर सवाल पूछ लिया जाए, ये भी पर्यावरण है। कभी कभी जनरलाइज टॉपिक आ जाता है, जैसे कि पर्यावरण को बढ़ाया नहीं जा सकता है, सिर्फ घटाया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट है कि जितना हमको प्रकृति ने दिया है हम उसमें से निरंतर दोहन करेंगे तो घटेगा ही, हम बढ़ाते नहीं हैं। जो वास्तव में हम पर्यावरण के लिए प्रयास करते हैं वो केवल जो उसमें से हम कर्ज लिए रहते हैं उसी कर्ज की भरपाई करते हैं। जैसे अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो पर्यावरण बढ़ा नहीं रहे, बल्कि जो हमने पर्यावरण से ऑक्सीजन कर्ज के रूप में लिया है उसी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम पेड़ लगा रहे हैं। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम डिजाइन कर सकते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कुछ निश्चित क्षेत्र बनेंगे। इसी तरीके से आप अगर साहित्य पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि साहित्य और समाज, साहित्य और संस्कृति या इनके बीच का आपस का रिलेशनशिप, कभी साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है, ठीक है, साहित्य और नैतिक मूल्य या साहित्य के नैतिक मूल्य। ध्यान रखिएगा दोनों टॉपिक अलग अलग है, साहित्य और नैतिक मूल्य और साहित्य के नैतिक मूल्य। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो उस पर डिस्कस करूंगा, ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। घुमा फिरा कर इसी से सवाल बनेंगे। सामाजिक क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो महिला सशक्तिकरण, महिला समस्याएं, महिलाओं के प्रति लैंगिक अपराध एक बड़ा ये चर्चित क्षेत्र है। दूसरा, बाल श्रम, बाल मजदूरी, ये बड़ा चर्चित क्षेत्र है, यहाँ से पूछ लिया जाएगा। इसके बाद भ्रष्टाचार, जातिवाद, आरक्षण, ये कुछ ऐसे चर्चित 5-7 टॉपिक है जहाँ से सामाजिक क्षेत्र से आता है। राजनीतिक क्षेत्र से कभी आ जाएगा लोकतंत्र, कितना सफल कितना विफल, पंचायती राज व्यवस्था इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पंचायती चुनाव आने वाले हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र कितना सफल कितना विफल, ठीक है, या कोई संविधान संशोधन वगैरह हुआ है तो उसको लेकर सवाल पूछ लिया जाए, या भारत में चुनाव सुधार क्या है उसकी प्रक्रिया पूछ लिया जाए, या संसदीय प्रणाली की गुण दोष पूछ लिया जाए, या लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पूछ ली जाए। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी इसी टॉपिक के आसपास आपकी चीजें घूमती हैं। अब अगर आप आपदा के क्षेत्र में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, भूस्खलन है, ये आपका टॉपिक है। तो अब कहाँ से पूछा जाएगा, या तो बाढ़ का कारण, बाढ़ समस्या, निवारण प्रबंधन, भूकंप कारण निवारण प्रबंधन, सूखा कारण निवारण प्रबंधन, घुमा फिरा कर वही चीजें हैं आप देख रहे हैं। तो आपदा में भी ये चीज आ जाएगी। योजना में बहुत सारी योजनाएं चली हैं, लेकिन फिर भी 5-7 जो इस समय चर्चित योजना है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत चर्चित योजना है, ठीक है, स्वच्छता मिशन को लेकर आए दिन काम हो रहा है। तो ऐसी 5-7 योजनाओं को आप देख लीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट अफेयर में आप देख लीजिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कौन सा घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। जैसे अभी चीन के साथ डिस्प्यूट चल रहा है लगातार, सीमा विवाद, तो वाह्य सुरक्षा या सीमा सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा, इस पर आपको लेकर सवाल बन सकता है करंट अफेयर में। और भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण भी, चूंकि मैंने गेस नहीं किया है तो बहुत मुझे ध्यान नहीं है, तो इस आधार। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो घुमा फिरा कर आते रहते हैं।
अगर आप थोड़ा 2-4 साल के प्रश्न पत्र देख लें तो आप स्वयं ये बात चूज कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे ऊपर निर्भर ना रहें, क्योंकि मेरे पास वही अनुभव है, वही मटेरियल है, वही चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। तो अगर आप भी थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो इसमें से 5-5 टॉपिक चूज कर लेंगे। कुल 30 टॉपिक आप चूज कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा सकें, चूँकि टाइम कम है और हमारे पास भी समय कम है, तो जो टॉपिक हम उसमें से चूज कर सकेंगे उसमें हम आपको कुछ पर बताते रहेंगे। तो आगे हमारे यहाँ पे जो निबंध पढ़ने का तरीका होगा उसमें हम 2 पार्ट में चीज़ें करेंगे। पहला पार्ट, एक तो आपको हम लेक्चर करेंगे और इस ब्लैक बोर्ड पर मेन चीज़ें, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किस पैरा में आप क्या चीज़ें डालें। दूसरा काम ये करेंगे कि प्रस्तावना और निष्कर्ष, ये कोशिश करके हम लिख देंगे उस टॉपिक का, और पैरा संख्या 2 से 9 के बीच क्या लिखना है उसको इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, बस 2-4 शब्दों के माध्यम से उसको इंडिकेट कर देंगे, यानी एक शार्ट नोट टाइप का। अब आपको काम क्या करना है कि आप लेक्चर सुन लीजिए और वो शार्ट नोट जो आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम वाले ग्रुप पर, सबके लिए ओपन है, किसी के लिए इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आप ले लीजिए। लेकिन उसी प्रस्तावना निष्कर्ष पर निर्भर ना रहिए, क्योंकि वो एक मॉडल होगी। आप अपनी तरफ से भी कुछ बना लीजिए, मिला जुला कर कुछ बना लीजिए, है ना। और पैरा संख्या 2 के बीच जो आपको पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट के आधार पर आप 60-70 शब्दों का एक पैराग्राफ तैयार कर लीजिए, और थोड़ा सा आपका अभ्यास भी हो जाएगा, समझ भी बन जाएगी, वर्कआउट भी हो जाएगा, और एक आपका छोटा मोटा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो आप जो काम करेंगे वो लेक्चर को सुनेंगे और उस आधार पर घर पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर कोई फिजिकल क्लास होती तो मैं आपको लिखा भी देता या और भी चीज़ें कर देता, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही काम सीमित है। तो उसमें आप अपनी स्ट्रेटजी को इस ढंग से बांटिए और इस ढंग से काम करेंगे। जैसे जैसे हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग नेचर के टॉपिक को चूज करें, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ा पाना संभव नहीं है, लेकिन अलग अलग नेचर के टॉपिक को हम चूज करेंगे और उस नेचर के आधार पर आप अलग अलग प्रस्तावना को, निष्कर्ष को या उसका डिवीजन कैसे किया जाए उसको समझ पाएंगे। तो इस आधार पर हम आप अपना काम करना शुरू करेंगे। एक चीज़ और है जो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब हम किसी टॉपिक को लिखें तो कैसे लिखना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ याद आ गई तो मैं आपको ज़रा डिस्कस कर दूं कि निबंध में कितना तथ्य होना चाहिए और कितना विचार या अवधारणा होनी चाहिए। ठीक है, तो कहा जाता है कि निबंध में 70% विचार होना चाहिए और 30% फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, विचार वो निबंध को लीड करता है, उसका मेजर पार्ट है, और फैक्ट केवल विचारों की पुष्टि करता है। फैक्ट का काम क्या है? केवल विचारों की पुष्टि करना। तो इसलिए फैक्ट 30% होना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट भी कोशिश करिए कि रिलेवेंट फैक्ट हो और जो वर्तमान में कहीं न कहीं चर्चा में रहा हो, सरकार का कोई आंकड़ा रहा हो, कोई वैश्विक आंकड़ा रहा हो, किसी पत्रिका वगैरह ने दी हो। चूँकि आप लोग जीएस भी पढ़ते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, तो हर टॉपिक के बारे में ऐसे आंकड़े आपके पास होते ही, तो उसमें से रेलिवेंट आंकड़े जो हों उनको हम आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो लिखने का तरीका होता है कि किसी पर एक विचार दिया जाए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। किसी पर पहले एक विचार दिया जाए, ठीक है, इस विचार के आधार पर तर्क देकर एक धारणा बनाई जाए। ठीक है, एक धारणा बनाई जाए और फिर तथ्य देकर उसकी पुष्टि कर दी जाए। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेप है। किसी भी बात को जब हम आप लिखें, किसी पैरा में ये तीनों चीज़ें दिख जानी चाहिए। एक थॉट और उसके पीछे लॉजिक और एक लॉजिक से बनती हुई धारणा और फिर तथ्यों द्वारा, फैक्ट द्वारा उसकी पुष्टि। इस तथ्य का मतलब यहाँ पर आंकड़े भी हो सकते हैं, तो आंकड़ों द्वारा इसकी पुष्टि। जैसे मान लीजिए मैंने थॉट दिया, ठीक है, और उस विचार में हमने दिया कि वास्तव में भारतीय समाज में असंतुलन का एक बड़ा कारण महिलाओं का सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों में समेकित भागीदारी का न होना है। ठीक है, ये हमने एक थॉट दिया, मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा। अब इसको हम तर्क द्वारा साबित करते हैं। चूंकि पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे में, ये मेरा लॉजिक है, चूंकि पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे में उनकी स्थिति दोयम दर्जे की हो गई, 4 दीवारी के भीतर ही सिमट जाने के कारण
उनकी पहुंच समाज की मुख्य धारा और उसमें चल रहे क्रियाकलापों तक नहीं हो पाई। परिणामतः, धारणा की पुष्टि कर रहे हैं, परिणामतः समग्र सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वह कहीं न कहीं पिछड़ती चली गई, जिसका परिणाम आज न केवल आधी आबादी के पिछड़ेपन के रूप में बल्कि कहीं न कहीं सामाजिक पंगुता के रूप में भी दिखाई दे रहा है। ये हमने क्या किया, तर्क दिया और धारणा की पुष्टि कर दी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि कोई करंट का उदाहरण उठा लेंगे। जैसे यदि हम सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो साक्षरता में महिलाओं की साक्षरता इतने प्रतिशत या रोजगार में उनकी इतने प्रतिशत भागीदारी इस तथ्य को स्पष्ट करती है। तो यहाँ पर चूंकि आपको करंट का ऐसे तथ्य याद होंगे कि रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो आंकड़े का आपने उपयोग किया और धारणा को पुष्ट कर दिया कि वास्तव में कारण है। जब कोई पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ेगा तो वो विचार पढ़ेगा, तर्क पढ़ेगा, धारणा समझेगा और तथ्य द्वारा जब उसकी पुष्टि प्राप्त कर लेगा तो मान लेगा कि आपके समझने का डायमेंशन एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। आप किसी चीज की अवबोध क्षमता से परिचित हैं, तार्किक आधार पर आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो यानी जो लेखन शैली होती है, जो लेखन का टेस्ट होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। एक दिन में संभव नहीं है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, दिमाग को दौड़ाएंगे तो इन चीज़ों पर आपको काफ़ी एक अच्छी समझ बन जाएगी और एक अच्छी ग्रिप भी आपको उस पर बन जाएगी। तो जब हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे निबंध पर तो इस आधार पर चर्चा करेंगे। कल से जो हम टॉपिक उठाएंगे वो पहले साहित्य वाला पोर्शन ही, मुझे लगता है कि शायद 2 लेक्चर में वो साहित्य का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जितने 4-5 डायमेंशन उन पर बनते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लूँगा, क्लियर कर लूँगा और 2-3 टॉपिक पर मैं प्रस्तावना, निष्कर्ष और बीच की फ्रेमिंग करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप घर पे उसका अभ्यास कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए। तो कल फिर मिलते हैं निबंध में साहित्य वाले टॉपिक पर। धन्यवाद।